अच्छा, लास्ट टाइम 2024 के पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। और उसके बाद जो है वो स्पेस फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने। ठीक है, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि जैसे ऑल्टरनेट एक दिन वो कर लिया, एक दिन दूसरा टॉपिक कर लिया, इस तरह से। तो अब 2023 बिल्कुल उसके साथ 24 के साथ वाला ईयर है, उसमें सिलेबस चेंज हुआ था। तो उससे पहले एक दो ईयर्स जाके हम क्वेश्चंस देखते हैं कि 2022-21 जो पुराना सिलेबस था उसमें क्वेश्चंस किस तरह से थे। और उस उन क्वेश्चंस में कौन से ऐसे टाइप के अब क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रैक्टिस नहीं करने। ठीक है, वैसे तो टॉपिकल फाइल मैंने आपको दी है। आप जब 2023 से पुराने पेपर्स पे जाओ तो आप टॉपिकल से प्रैक्टिस करो। ठीक है, उससे आपको ये हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस के बारे में डाउट नहीं होगा कि पुराने क्वेश्चंस में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अब नहीं करने। तो इस वजह से अगर उस डाउट से आपको बचना है तो आप टॉपिकल से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उन टॉपिकल्स में मैंने वो सारे क्वेश्चंस 95% कट डाउन कर दिए थे, कोई दो तीन रह गए होंगे फाइल में। तो उसमें आप पूछ लेना दोबारा से, कोई मसला नहीं है। और अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली हमने टॉपिकल्स में कर लिए हैं सॉल्व। ठीक है, तो अब आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो टॉपिकल्स में आप कर चुके थे, और अब वो पास पेपर्स में भी आपको नज़र आएंगे, क्योंकि वो पास पेपर से ही सारे टॉपिकल्स बने हुए थे। तो हम एक काम ये करते हैं। 2000। अच्छा, अब ये जैसे हमारे पास जर्नल फिजिक्स की टॉपिकल फाइल है, तो जब आप ये ओपन करोगे ना तो इसमें 2023 से और उससे बैकवर्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे लेट्स सपोज ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हैं, ये सारी फाइल्स ड्राइव लिंक में आपको मिल जाएगी। और इसमें अब आप ये चेक कर लो कि लास्ट आपने कहाँ तक इसमें एयर सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, कुछ पार्ट किसी किसी क्वेश्चंस के थोड़े से बाकी हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लेना खुद से भी, वो हो जाएंगे। अभी 23 के वेरिएंट्स चल रहे हैं, तो 23 आपको ईयरली से करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने इसमें सॉल्व कर लिया मोस्टली। तो अगर आप पास पेपर्स में से भी देखोगे तो आपको सेम यही क्वेश्चन वहाँ भी मिलेंगे। ये वाला होमवर्क क्वेश्चन था, इसलिए हमने बीच में सॉल्व नहीं किया था। यहाँ से कर लेते हैं, एक मैं करवा भी देता हूँ ये क्वेश्चन। अच्छा, अब आपको एक डिफरेंस चेक करना हो, अगर फॉर एग्जांपल ये है 2023 का क्वेश्चन, मई जून। ठीक है, इसके बराबर में एक पेपर है 2022 मई जून का, जो ओल्ड सिलेबस है और इसके साथ में न्यू सिलेबस है। अब दोनों में एक क्वेश्चन जो है वो सेम कैटेगरी से आया है, रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये, यहाँ पर रैंडम एंगल दिया है 38 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और यहाँ पर 23 के पेपर में 90 डिग्री का क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ स्विम कर रहा है, वाटर लेफ्ट साइड पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस वजह से आपके पास ये 90 डिग्री बनेगा इसमें। तो अब जो आपके पास न्यू क्वेश्चंस होंगे ना वो 90 डिग्री के आएंगे। ठीक है, तो पुराने पेपर्स में ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर ये जब आते हैं तो फिर कंफ्यूजन होता है ये कैसे सॉल्व करने। तो ये आप अब प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके पास न्यू सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत क्लियरली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये दोबारा से कर लेते हैं सॉल्व। इसमें स्ट्रेट सेक्शन ऑफ वाटर गिवन है, और व्हेन वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट ए स्पीड ऑफ 0.54 मीटर पर सेकेंड, स्विमर ने स्टार्ट किया पॉइंट पी से एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.72 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द वाटर एंड एट राइट एंगल टू द करंट, और डिटरमाइन रिलेटिव टू द रिवर बैंक बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द स्विमर्स वेलोसिटी। अब आप ये भी देखो कि इसमें वो कंपलसरी आपसे ये नहीं कहते
कि आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है या आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आपकी चॉइस है, अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो आप फॉर्मूला से कर दो, अगर आप डायग्राम से करना चाहते हो आप डायग्राम से कर लो। इसमें दोनों में आपकी चॉइस है। ठीक है। तो अगर हम पहले इसको फॉर्मूला मेथड से देखें तो वो तो बहुत आसान है। तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि यहाँ पर ये जो स्विम कर रहा है, ठीक है, तो वो स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है। और वाटर का फ्लो है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बन रहा है टोटल 90 डिग्री एंगल। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि वाटर के फ्लो की वजह से उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है। मतलब वो आपको कहीं यहाँ जाता हुआ नजर आएगा फाइनल। तो ये जो रिजल्टेंट आपके पास बनेगा ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास बेस हो गई। तो रिजल्टेंट फोर्स आप इससे कैलकुलेट कर लोगे। और हॉरिजॉन्टल वैल्यू ये रही 0.54, वर्टिकल वैल्यू हमारे पास 0.72 है। तो H इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.54 0.72। तो अंडर रूट 0.54 स्क्वायर प्लस 0.72 स्क्वायर 0.9 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, किसी को भी किसी कैटेगरी क्वेश्चन में जो हम कर रहे होते हैं उसमें कोई कंफ्यूजन हो या उसके अलावा हो, आप कभी भी व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास का वेट करो। क्योंकि अब बस आपने प्रैक्टिस करनी है, तो जहाँ डाउट हुआ करे आप पिक्चर सेंड कर दिया करो क्वेश्चन की। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का मतलब मैं बता देता हूँ। अभी आपने जिस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, ठीक है, तो अब क्योंकि मीटर पर सेकंड में था तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में आएगी। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये हुआ, अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आप विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल फाइंड कर लो या वर्टिकल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, तो एक एंगल आपके पास यहाँ वर्टिकल के साथ बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। तो इसमें आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट वही कॉपी पेस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस, या जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वाई एक्सिस पर वो। जैसे अभी हमारे पास वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस की क्वांटिटी को हम ऊपर रखेंगे, एक्स क्वांटिटी को नीचे रखेंगे। और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, क्योंकि टेन दूसरी साइड पर जाएगा, ये टेन इनवर्स हो जाएगा। वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो है 0.72, ये वाई कंपोनेंट था। ये हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट है 0.72 0.54। अभी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसका टेन इनवर्स कैलकुलेट करोगे। शिफ्ट टेन इनवर्स 0.72 डिवाइडेड बाय 0.54, इसका आंसर आएगा 53। अब आप इसमें लिखोगे 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। ठीक है। तो आप किसी भी एक रेफरेंस से यहाँ एंगल लिख दो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? और इन केस अगर वो आपसे डायग्राम पूछ लें कि क्वेश्चन में डायग्राम मेथड ही यूज करना है आपने, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपके पास मेथड नंबर 2 देखते हैं।
मेथड नंबर 2 है डायग्राम मेथड। अब डायग्राम के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके पास पेपर में स्पेस कितना गिवन है। कभी हाफ पेपर होता है, कभी मोर देन हाफ होता है, कभी थोड़ा सा हाफ से कम होता है पेपर में स्पेस। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन में बना हुआ है। एक और पेपर में, हाँ ये रहा। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, इसमें ऑलमोस्ट हाफ पेपर जितना स्पेस गिवन है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, कभी हाफ पेपर कभी फुल पेपर भी गिवन होता है, एक ही लाइन लिखी होती है वहां पर, बाकी पेपर ब्लैंक होता है। तो डिपेंड करता है, तो जितना स्पेस आपके पास पेपर में हो उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम बनेगी। ठीक है। कंपलसरी नहीं होता कि जो वैल्यू आपने यहाँ प्रैक्टिस में लिखी है हर बार आप वही लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना स्पेस आपके पास है, बस आपकी डायग्राम क्लियर हो और इजीली उसमें से वैल्यूज रीडेबल हो, ऐसी डायग्राम बस आपने बनानी होती है। अब जैसे फिलहाल हमारे पास इस पेपर पे जहाँ भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें स्पेस थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं था डायग्राम बनानी है ज़रूरी, तो इसलिए उन्होंने स्पेस भी उसके हिसाब से कम दिया है। तो हमने स्केल सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले स्केल ऐसा सेलेक्ट करना है कि आपके पास जो डायग्राम है वो आपकी गिवन स्पेस से बाहर ना जाए और इतनी छोटी भी ना हो कि मेजर करना मुश्किल हो जाए। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर जो वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम स्केल सेलेक्ट करें, तो स्केल आप ऐसे रखोगे जैसे यहाँ पर एक वैल्यू 0.54, एक है 0.7। तो फॉर एग्जांपल हम ये लिखेंगे कि 0.1 मीटर पर सेकंड इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, तो ये वाली लाइन हो जाएगी 7.2 सेंटीमीटर की, क्योंकि पेपर पे हम मीटर पर सेकंड तो ड्रॉ नहीं कर सकते, हम सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह से जो 0.54 है, ये हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इनकी जैसी डायरेक्शन गिवन थी ना, आप वैसी लाइन पेपर पे बना दोगे। जैसे 7.2 वर्टिकल है। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे 7.2 है। अब 7.2 जो है वो आपके पास यहाँ तक बनेगी। ठीक है, ये 7.2 की लाइन है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 5.4 की है। ठीक है। हाँ, अब डायग्राम मेथड में मैं आपको वही बता रहा हूँ कि डायग्राम मेथड में ये होता है कि उसमें आप प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, लाइन को मैं थोड़ा यहाँ कॉर्नर में शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है। तो बस फिलहाल अभी हमने वर्किंग देखनी है कि वर्किंग कैसे करनी है आपने। वर्किंग आ जाएगी उसके बाद फिर आप ब्लैंक स्पेस में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर 7.2 है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 5.4 है। और उसके अलावा अब आपने फाइनली क्या करना है, जो इसकी रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट के लिए आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे। आपने इन दोनों को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है या रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी अब मेजरमेंट कर लो आप। अब इसकी अगर हम मेजरमेंट करें तो इसकी मेजरमेंट आ रही है ऑलमोस्ट 8.9 और 9 के आसपास। ठीक है। तो जब आप डायग्राम से यूज करोगे डायग्राम मेथड, तो डायग्राम मेथड में आपके पास आपको लेंथ मिलेगी रिजल्टेंट की। तो अब जो रिजल्टेंट की आपको लेंथ मिली है, ये 9 सेंटीमीटर है। जब आप इसे
मीटर पर सेकंड में वापस लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपके पास देखो डायग्राम से भी सेम आंसर आ रहा है। तो आप डायग्राम मेथड भी यूज कर सकते हो और फॉर्मूला मेथड भी। और जो एंगल की बात है ना, अब जब आपने डायग्राम बना ली, आप प्रोटेक्टर रखो यहाँ पर, और प्रोटेक्टर रखकर आप इसकी मेजरमेंट कर लो, ये एंगल कितना है। ठीक है, ये एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से बस आपके पास वर्किंग होती है। और अगर हॉरिजॉन्टल से मेजर करनी हो तो आप यहाँ से मेजर कर लो हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो ये वाला मेथड बस अब 90 डिग्री वाला यूज होगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम बनानी पड़े, क्योंकि न्यू पेपर के क्वेश्चंस में उन्होंने कंपलसरी कुछ भी नहीं किया। आपकी मर्जी है, आप डायग्राम यूज करना चाह रहे हो आप डायग्राम से सॉल्व कर लो, आप सिंपल जो है वो कैलकुलेशन से करके करना चाह रहे हो फॉर्मूला से, आप वो कर लो। तो दोनों चॉइसेस आपकी हैं। तो बस ये आपने एक ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन अब सिर्फ 90 डिग्री के साथ आएगा। ठीक है, और उसके अलावा हमने इसमें से काफ़ी सारे सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन ये कि टॉपिकल्स आप चेक कर लेना खुद से भी एक बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें काफ़ी सारे ईयर्स आप कर चुके हो। तो अगर आप उसको ईयरली में से भी खोलोगे तो वही क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। तो आप टॉपिकल से प्रैक्टिस कर लो, जैसे आपने जर्नल के 5-6 क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपने थर्मल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब जैसे अगर हम थर्मल देखें, तो थर्मल में भी आप ये देखो 23 का हमने ये सॉल्व कर लिया था, ये वाला बस नहीं किया, ये भी कर लिया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर ये वाला एक इसका क्वेश्चन देखें थर्मल का, क्योंकि 23 के क्वेश्चन है, 24 वाले तो हमने अलग से कर लिए थे प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4 है द टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस at constant volume is decreased. State and explain in terms of particle how the pressure of the gas changes. ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कांस्टेंट फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिक्रीज। तो टेम्परेचर आपने यहाँ पर डिक्रीज कर दिया, और उसके बाद वो कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल हाउ द प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो और कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब आपने जैसे एक वाटर बॉटल ली और वाटर बॉटल का जो कैप है उसको टाइट कर दिया, तो वो फिक्स हो गया। ठीक है, अब फिक्स होने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और इसके अलावा अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर होते हुए इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स आपने बताने के प्रेशर में क्या चेंजेस आएगी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस इसमें आनी चाहिए। जैसे वाटर बॉटल है, उस तरह का एक कंटेनर लिया आपने, उसके अंदर गैस को फिल किया। ठीक है, अब उसमें फॉर एग्जांपल आपने 0.25 kg गैस फिल कर दी। ठीक है, और इतनी गैस उसमें फिल करने के बाद आपने उसको फ्रीजर में रखा फॉर एग्जांपल, उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चलेगा व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस
एंड पार्टिकल कोलाइड्स लेस फ्रिक्वेंटली। तो उनका जो कोलिजन है वो पहले से कम हो जाएगा। एंड फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर decreases, causing decrease in pressure। तो इन शॉर्ट यहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और ये आपके पास इसमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद बी पार्ट में स्टेट द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो इन डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये हुआ कि जो केल्विन में जब टेम्परेचर की बात होती है तो जीरो केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो जीरो केल्विन इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस के। बिल्कुल सही। तो ये तो खैर रिपीटेड आइडिया, ये काफी सारे पेपर्स में आ चुका है, न्यू वाले। और इसी तरह से सेकंड पार्ट है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एब्सोल्यूट जीरो, रेफर टू पार्टिकल्स इन योर आंसर। तो एब्सोल्यूट जीरो, अब आपको पता है कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो इस पे वाइब्रेशन होना तो बहुत मुश्किल होगा। और काइनेटिक एनर्जी भी ना होने के बराबर होने के चांसेस हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। सो एट -273 डिग्री सेल्सियस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। अब क्योंकि उन्होंने इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल कहा है। पार्टिकल्स और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। अच्छा, ये आपने जो पॉइंट बताया कि लोअर या लोएस्ट अचीवेबल टेम्परेचर, तो फिलहाल ये नहीं लिखना इसमें, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं हो रहा टेम्परेचर वाइज। तो इसका कोई मतलब खास ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं, ठीक है, जिसमें आपको मार्क्स मिल सके। तो ये नहीं लिखना आप। ठीक है, क्योंकि बस ये वाला जो टेम्परेचर होता है हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हम आइडियल गैसेस की जब बात करते हैं नॉर्मली, तो उसमें हम कैल्विन स्केल लेते हैं। तो कैल्विन, बस हमने ये चेक किया कि कैल्विन और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस कितना होता है। तो वो 270 का होता है, इसलिए ये वाला यूनिट हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। ओके, सी पार्ट।
सी पार्ट का जो क्वेश्चन है ये भी आपको एग्जाम में काफी बार नजर आएगा, पास पेपर में, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिलेंडर वन कंटेन्स 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस at a pressure of this value. Gas is transferred to cylinder 2 and pressure increases to 1.6 exponent 5 pascals. Temperature is constant. Calculate the volume of cylinder 2. तो ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमनली आपको मिलेगा एग्जाम में। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास जैसे वॉल्यूम 1 है और ये प्रेशर 1 है, इसी तरह से यहाँ पर प्रेशर 2 है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है V2। सो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और V2 की वैल्यू हो जाएगी P1 V1/P2। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने। 9 एक्सपोनेंट 4, वॉल्यूम 1 है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइनली P2 है 9 एक्सपोनेंट 4 इंटू 350, 196.8। अगर बिल्कुल इसे राउंड ऑफ कर दें तो 200 भी लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब एक क्वेश्चन वेव्स में से भी देख लेते हैं, क्योंकि वेव्स की फाइल भी हमने इसी तरह से सॉल्व की थी, उसमें भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व मिलेंगे, न्यू स्पेशली। तो 24 हमने ईयरली से प्रैक्टिस किया था, 23 के क्वेश्चंस इसमें काफी सारे ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं। तो आपके पास, आपको 2021 यहाँ से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि काफी सारे एयर्स आपके पास टॉपिकल्स में क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब जैसे आप ये वेव्स देखो, इसमें भी हमने लेटेस्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं, और ये वाला एक रहता था। अब जैसे एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मिरर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट शोज अ रोड जंक्शन, अ मूविंग कार एंड अ स्टेशनरी ट्रक। द रोड हैज हाई वॉल्स on each side. The driver of the truck is at position X. The car moves around the corner. On figure 5.1, label a point Y on the road where the truck driver first sees the car. तो यहाँ पर सबसे पहले वाली डायग्राम में आपने बताना है कि ड्राइवर सबसे पहले कार को किस पॉइंट पर देखेगा। तो सबसे पहले वाले पार्ट में बहुत इजी है। कार पहले टर्न होकर आएगी इस पॉइंट तक, तो ड्राइवर मैक्सिमम जो साइड पर देख सकता है, ठीक है, वो यहाँ से
यहाँ तक देख सकता है। वह वॉल को टच ना हो लाइन, उसके अलावा वो मैक्सिमम यहाँ तक देख सकता है। ये पॉइंट एक्स हो गया। ठीक है। और पार्ट बी की अगर बात करें, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द रोड जंक्शन एज शोन इन फिगर 5.2। अब मिरर लगा दिया ताकि देखने में आसानी हो सके। ठीक है। शो हाउ दिस मिरर अलाउज द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टू सी द कार व्हेन इट इज एट पोजीशन शोन इन फिगर 5.2। तो पहले तो ये था, कार जब तक मूव करके नहीं आएगी तो उसे नजर नहीं आएगी, जहां पे वो खड़ी थी उस पॉइंट पे तो वो नहीं देख सकता उसे, क्योंकि वो तो वॉल की साइड में है और वॉल के थ्रू तो नहीं देख सकते। अब यहाँ पे जो मिरर अटैच किया है, इससे आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपके पास ड्राइवर बिल्कुल अगर सामने देखे, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो कार की, वो आपको मिरर में नजर आ जाएगी इस तरह से। ठीक है। तो ये डायग्राम आपके पास इसकी रिफ्लेक्शन वाली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। हाँ, एरो इंडिकेट करना भी जरूरी है, वरना पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो डायरेक्शन लाजमी बनाना, ताकि कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो। ठीक है। जब इतना आपने ड्रॉ कर ही लिया है तो थोड़ी सी जो चीज रहती है वो भी कंप्लीट कर लो, कोई चीज छोड़ो नहीं। तो अब आप ये देखो 23 तक के इसमें ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है। 22 के बाद से आपको कुछ कुछ पार्ट मिसिंग मिलेंगे, कुछ सॉल्व भी मिलेंगे। जैसे कि लेंसेज वाले सॉल्व किए थे हमने काफी, ये वाला रिपीटेड था पेज नंबर 144 114 जैसा। तो एक बार फाइल चेक करना लाजमी, क्योंकि 24 तो हम कर चुके हैं, वो मैंने आपको वैसे भी पिक्चर वो कम्युनिटी ग्रुप में सेंड कर दिए, तो वो सारे वहां पर हैं। और उससे पहले वाले जो है ना टॉपिकल्स में से, वो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। आपको क्वेश्चंस यहीं पे मिल जाएंगे सारे, आपको ईयरली ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला प्रैक्टिस करें अगर, क्वेश्चन नंबर 6, इट शोज द पार्टिकल्स ऑफ अ मटेरियल इन विच अ साउंड वेव इज ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रैवल करें। तो सबसे पहले जो 6.1 हमें डायग्राम दी है, इस पे आपने सेंटर ऑफ कंप्रेशन को लेटर सी से मार्क करना है। तो लेटर ऑफ कंप्रेशन कहाँ होगा, अगर आप स्क्रीन पर मार्क कर सकते हो तो आप सी मार्क करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो पार्टिकल्स यहाँ पे क्लोज हैं। ठीक है। अगर आप उनको गौर से काउंट करो, जैसे कि ये वाला रीजन देखो आप, इसी तरह से ये वाला आप रीजन देखो। हाँ। और ये वाला रीजन देखो, तो जहाँ डॉट करीब है ये कंप्रेशन है। तो इसके बिल्कुल सेंटर में आपने सी मार्क करना है। तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी। तो कोई भी एक मार्क कर दोगे तो भी सही है। ठीक है। सेकंड पार्ट है द सेंटर ऑफ रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन आपको पता है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उसका सेंटर अगर हम देखें, तो आप कॉर्नर से शुरू कर सकते हो। जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो, तो इसमें आपको बिल्कुल सेंटर नजर आ जाएगा ये।
इसी तरह से हर जगह पर आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप रेयरफेक्शन के लिए लेटर आर मार्क कर सकते हो। फिर थर्ड पार्ट है वन वेवलेंथ विद अ डबल एंडेड एरो। अब वेवलेंथ आपने मार्क करनी है, तो इसमें वेवलेंथ कहाँ होनी चाहिए? अब जैसे हम क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ बनाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर आप जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो। जैसे आप क्रस्ट से क्रस्ट बना दो, सॉरी कंप्रेशन से कंप्रेशन बना दो, वेवलेंथ। आप रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन बना दो, वेवलेंथ। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो ये आपके पास वेवलेंथ हो जाएगी। और बी पार्ट है सर्कल वन वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट वेयर विच इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। इसमें अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज होती हैं, तो वाटर के लिए जो आप मार्क करोगे वो तो ये होगी 1500। और जो 5000 से 6000 के बीच में हम लिखते हैं, ये सॉलिड के लिए होती है। ठीक है, और अगर एयर की बात करें, ठीक है, और इसके बाद जो है सी पार्ट, आपको पता है कि वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इन वाटर इज फॉर 12 सेंटीमीटर। और आपने फ्रिक्वेंसी बतानी है साउंड वेव की, क्योंकि स्पीड आपने पहले से खुद सर्कल करके यहाँ लिखी है, तो यही स्पीड यूज करेंगे। और वेवलेंथ यहाँ पर गिवन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से आप कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है। और जब आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा ना, फिर आपको ये पता करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आया है ये अल्ट्रासाउंड वेव है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे स्पीड की वैल्यू है 1500, और 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1500 डिवाइडेड बाय 0.12, ये हो जाएगा 12500। तो ये अल्ट्रासाउंड तो नहीं है, क्योंकि वो तो 20,000 से ग्रेटर होती है, ये तो 12,500 आए। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे नो, और एक्सप्लेनेशन ये है रेंज या वैल्यू ऑफ अल्ट्रासाउंड इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स। ठीक है, ये इसका आप आंसर लिखोगे। इसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी में से भी देख लेते हैं। ये सारी वो टॉपिकल्स फाइल्स हैं जो हम टॉपिक के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर हमने ईयरली
क्वेश्चंस 24 के प्रैक्टिस करने से पहले भी इसमें से कुछ प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको इसमें से काफ़ी सारे सॉल्व ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। तो 24 आपने इंडिविजुअल पेपर्स में कर लिया, अगेन 23 यहाँ पर काफ़ी सारे सॉल्व मिल जाएंगे। कुछ जो रह गए वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, नहीं समझ आए आप स्क्रीनशॉट सेंड करके आप पूछ लेना दोबारा। तो इसमें से कोई एक सर्किट वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वाला ट्राई करके देखते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें हम सॉल्व कर चुके हैं, तो थोड़े से पुराने क्वेश्चंस ही मिलेंगे अब इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिगर 8.1 shows an electrical circuit. The resistor has a resistance of 4 ohms. The reading on the voltmeter is 3 volt. Calculate the current in the resistor. तो करंट की वैल्यू यहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ से आएगी, डायोड से पास होगी, फिर उसके बाद रेजिस्टर से जाएगी। ठीक है, अब हमें ये पता है कि वोल्ट मीटर रीडिंग दिखा रहा है 3 वोल्ट, यानी इस रेजिस्टर में जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट आ रहा है, और इसके अलावा और कोई वैल्यू उन्होंने नहीं बताई। हाँ, ओम इसका पता है हमें, 4 ohms। तो अब तो आसान हो गया करंट कैलकुलेट करना, आई इज इक्वल्स टू V/R। 0.75 एम्पेयर। सेकेंड पार्ट है, फिगर 8.2 shows the same circuit with one component reversed। तो एक कंपोनेंट उन्होंने रिवर्स कर दिया, और वो हमें नजर आ रहा है कि डायोड को उन्होंने रिवर्स किया बेसिकली। ठीक है, और क्वेश्चन उनका ये, स्टेट द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। तो मसला ये है कि इन्होंने डायोड को कर दिया रिवर्स, तो अब जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था वो हो जाएगा ब्लॉक, क्योंकि डायोड हो गया रिवर्स बाइस्ड, तो यहाँ पर करंट ब्लॉक हो गया। अब करंट ब्लॉक होने की वजह से ये हुआ कि वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो अब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि करंट यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। रीजन उसका यही है, सर्किट या डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो गया। सर्किट इज नाउ रिवर्स बाइस्ड। तो इसमें भी आपके पास कुछ इतनी ज्यादा डिटेल नहीं थी। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो इसलिए इसमें ऐड नहीं है, क्योंकि वो किसी ऐसे टॉपिक से होगा जो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो मैंने डिलीट कर दिया था इसमें से। तो जो सिर्फ सिलेबस के पार्ट है, न्यू सिलेबस का, वो इंक्लूडेड है। अब आप ये देखो, ये 2020 पर है हम, तो 21, 22, 23, 24, ये 4 ईयर्स के पेपर्स में से काफ़ी सारे
ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। पुराने पेपर्स में तो आपको काफ़ी आसान क्वेश्चंस मिलेंगे। एक ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट शोज अ बार मैग्नेट एंड फोर प्लॉटिंग कंपासेस ABCD। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये चार कंपास हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, ड्रॉ एन एरो ऑन ईच ऑफ द थ्री प्लॉटिंग कंपासेस B, C, and D to show the direction of the magnetic field. Label the magnetic poles of the bar magnet N and S। और ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये अब न्यू सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको आप क्रॉस कर सकते हो, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ शुरू के दो पार्ट्स की बात करें। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये तो पता है कि नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर की तरफ जाती है, तो ये जो राइट साइड पे फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली ये नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फील्ड आपको बाहर जाते हुए नजर आ रही है। ठीक है, और ये साउथ हो जाना चाहिए। तो नॉर्थ से फील्ड निकल कर तरह से जाएगी, तो जैसे नॉर्थ फील्ड चलेगी बिल्कुल उसी तरह से आपके पास इसकी निडल जाएगी। ठीक है, अब साउथ से अंदर की तरफ आ रही है वेव, सॉरी फील्ड लाइन, तो यहाँ पर भी एरो जो होगा वो इस तरफ बनेगा। ये डिफ्लेक्शन होगी साउथ की तरफ, और यहाँ पर भी जो फील्ड लाइन होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, इस तरह से। तो निडल बनाना बहुत आसान है, बस नॉर्थ की डायरेक्शन को फॉलो करते जाओ, आपके पास निडल की डायरेक्शन आपको मिलती जाएगी। ठीक है, ये आपके पास इसकी वर्किंग हो जाएगी कंप्लीट। तो इस तरह से अब बस आपने फोकस ये करना है, 24 कंप्लीट है, 23 के हमने टॉपिकल्स में किए हुए हैं, और 23 से बैकवर्ड 16 तक सारे क्वेश्चंस जो है वो टॉपिकल्स में हैं। तो आपको अलग अलग पास पेपर्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो टॉपिकल से प्रैक्टिस कर सकते हो आप, क्योंकि 24 इंडिविजुअली कर चुके हैं। बस अब आप टॉपिकल्स खोलो, उसमें से क्वेश्चंस देखो कौन कौन से सॉल्व हैं, उन्हें आप रीप्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जो नहीं समझ आए वो आप दोबारा पूछ लेना। ठीक है, जो ऑलरेडी सॉल्व थे स्पेसिफिक उसमें से, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व हैं, तो उसमें मोस्टली ये होता है कि कभी कभी याद नहीं आता कि कैसे सॉल्व किया था, तो वो आप दोबारा पूछ लेना। ठीक है, और बाकी फिर नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन से। ठीक है।